नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पाठ एक बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी, के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले कालांश में हम लोगों ने कबीर की साखी का अध्ययन किया और आज हम बड़े भाई साहब का अध्ययन करेंगे। क्योंकि दोनों पाठ दिसंबर महीने के जो टेस्ट है उसमें ये दोनों पाठक्रम हैं। तो आइए प्रेमचंद जी के विषय में पहले हम अध्ययन करते हैं। 31 जुलाई 1980 को बनारस के करीब लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद्र नाम से लेखन कार्य किया। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते रहे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय बंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आई। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली थी। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले थे। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हुआ, यानी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद्र ने जितनी भी कहानियां लिखी वह सब मानसरोवर शीर्षक से पाठखंडों में संकलित हैं। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र, जो कि अधूरी यानी अधूरा उपन्यास है, जिसे इनके पुत्र ने पूरा किया था। अब लेखक का परिचय इसमें देख लेते हैं संक्षेप में। जैसा कि अभी हमने अध्ययन किया वही चीज है। मुंशी प्रेमचंद जी, जन्म 31 जुलाई 1980 में लम्हे में हुआ। असली नाम धनपत राय, उर्दू में नवाब राय के नाम से, हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लेखन कार्य करते थे। कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में है। कथा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं और इनकी ये उपन्यास है। 8 अक्टूबर 1936 में देहावसान। पाठ प्रवेश। इस कहानी में 2 प्रमुख पात्र हैं, बड़ा भाई और छोटा भाई। दोनों की उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। दोनों भाई पढ़ाई के लिए परिवार से दूर छात्रावास में रहते हैं। बड़े भाई साहब छोटे भाई के सामने प्रेरणादायी बनना चाहते हैं ताकि उसे सही राह पर ला सकें। इसके लिए उन्होंने अपना पूरा बचपन तिरोहित कर दिया। छोटा भाई स्वच्छंद और मस्तमौला स्वभाव व कुशाग्र बुद्धि का है, बड़ी तीव्र बुद्धि थी। लेखक अपने बड़े भाई साहब के बारे में बता रहा है कि वह पढ़ाई को कितना अधिक महत्व देते थे। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जा आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद बहुत मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायादार बने। यानी यहाँ जो कुछ शब्द दिए हैं, शब्दार्थ, दर्जा यानी कक्षा, बुनियाद नींव, पुख्ता यहाँ सही दिया है मजबूत, तालीम शिक्षा, आलीशान बहुत सुंदर, पायदार ऐसी वस्तु जिसके पैर हों। बड़े भाई साहब की विशेषता। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वह 14 साल के थे।
उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। तंबीह मतलब कि डांट डपट, जन्मसिद्ध जन्म से ही प्राप्त, निगरानी देखरेख, शालीनता समझदारी, हुक्म आज्ञा या आदेश। वह स्वभाव से मतलब बड़े भाई साहब वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। अध्ययनशील यानी पढ़ाई को महत्व देने वाला, हाशियों यानी कोर या किनारे, सामंजस्य तालमेल। बड़े भाई साहब का लेखन प्रेम व छोटे भाई का रुझान। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने एक इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, राधे श्याम, श्रीयुत, राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटी मुंह बड़ी बात थी। मसलन यानी उदाहरणता, इबारत, लेख, चेष्टा, कोशिश, जमात का अर्थ है कक्षा। छोटे भाई की रुचियां कि हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाना, ककरियां उछालना, कागज की तितलियां उड़ाना, 4 दीवारी पर चढ़ना, फाटक को मोटर कार बनाना, ये उनकी यानी छोटे भाई की रुचि थी। बड़े भाई साहब की प्रतिक्रिया, उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलती थी। जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे मेरा अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष के मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। मौन मतलब चुप, स्नेह ने प्रेम, रोष गुस्सा, सत्कार स्वागत, अपराध यानी गलती। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। मतलब बड़े भाई छोटे भाई को समझा रहे हैं। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम बिल्कुल घोंघा हो, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं जितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। हर्फ यानी अक्षर, घोंघा मतलब कि आलसी जीव। बड़े भाई द्वारा अपनी इच्छाओं को मारना। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं। मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूं। उस पर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। फिर भी तुम कैसी आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुमने इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपयों को क्यों खराब करते हो? अब लेखक बड़े भाई की डांट का अपने ऊपर होने वाले असर का वर्णन कर रहा है। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्तिबाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें
हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। सुक्ति बाण मतलब कि व्यंग्यात्मक कथन, चुभती हुई बातें, जैसे किसी को ऐसे व्यंग कहा जाए मतलब उसको दिल से लगे, चुभे, बुरा लगे, इस तरह से। छोटे भाई द्वारा बड़े भाई साहब की बात पर अमल करने का प्रयास। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था। उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था, लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। यहाँ लेखक टाइम टेबल का पालन क्यों नहीं कर पाया है, इसका वर्णन है। लेखक टाइम टेबल बना लेना अलग बात है, लेकिन टाइम टेबल बना लेना अलग बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाकर मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंखफोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती, और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। यहाँ मन लिखा है मिल जाता है। तो आज मैं इस यानी जो कहानी है यहीं पर मैं अभी इस कालांश में पूरा करता हूँ, मतलब बंद करता हूँ, और जो शेष कहानी है अगले कालांश में हम लोग अध्ययन करेंगे। आशा रखता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे, और शेष कहानी अगले कालांश में।